Hello everyone, how are you all? I hope that you people are fine. So today in this video we will be dealing with the topic the price. Under this we will be dealing with the section 9 and 10. Section 9 बात करता है ascertainment of price and section 10 deal करता है agreement to sell at valuation. Section 9 it says that subsection 1 section 9 का बोलता है कि I request people open your barracks. और आप लोग खुद देखो क्या बोलता है, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, आप लोग अपनी बैरेक्ट ओपन करके साइड बाय साइड देखते रहो. सबसेक्शन 1 बोलता है सेक्शन 9 का डेट द प्राइस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी फिक्स्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट और मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन मैनर देयर बाय अग्रीड और मे बी डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज. सिंपल. इट सेज डैट क्या मोड है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस का. सी प्राइस पहले डिफाइंड कहाँ है, सेक्शन 2 क्लॉज 10 के अंदर डिफाइंड है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर. कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हैज़ टू बी प्राइस. यू पीपल नो राइट. सो सेक्शन 9 बोलता है प्राइस जो है कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर इट मे बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, तो इट मे बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट itself. So this is the most usual way of fixing the price. ये one of the most usual way है price fixation का. When parties जब भी contract करती है sale का, they generally also make mention of the price which has to be paid for the goods. So जब जिस दौरान contract हो रहा है parties उस time पे price fix कर सकती है by the contract itself or may be left to be fixed in manner thereby agreed or may be determined by the course of dealing between the parties. और further बोलता है it may be fixed in accordance with the agreed manner, which means that parties may not themselves fix the price but may leave it to be determined according to the manner agreed. It may for example be agreed that market price जो है on the date of the supply of the good will be the price to be paid or the price determined by the third party will be the price for the goods. तो आप ऐसे भी डिटरमाइन कर सकते हो जिसका मतलब ये है और मे बी फिक्स्ड इन मैनर देयरबाय अग्रीड लिखा है और मे बी डिटरमाइन इन द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज. सपोज एक गुड है, आप चाहते हो कि मैं वो गुड्स आपको डिलीवर करूं, बायर चाहता है कि सेलर वो गुड उसे डिलीवर करे, बट उसकी मार्केट वो बोलता है कि प्राइस क्या होगा भाई, जो अभी मार्केट उसकी मार्केट वैल्यू चल रही है आप उस हिसाब से मुझे दे दो. तो दिस इज द प्राइस विच इज़ डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज और इट मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन एनी मैनर लाइक मार्केट वैल्यू की मार्केट प्राइस जो भी प्रिवेल कर रहा है उस अकॉर्डिंग आप मुझे गुड्स को सप्लाई कर दो. और थर्ड पार्टी भी प्राइस को डिटरमाइन कर सकती है. Subsection 2 बोलता है where the price is not determined in accordance with the foregoing provisions, the buyer shall pay the seller a reasonable price. What is reasonable price? Is a question of fact, dependent on the circumstances of each particular case. अब further ये subsection 2 बोलता है जब price determined नहीं है इन अकॉर्डेंस विद जो फॉरगोइंग प्रोविजंस है, प्राइस डिटरमाइन अगर नहीं हो पा रहा, मोड ऑफ दैट डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस नहीं हो पा रहा, देन बायर क्या करेगा, पे करेगा सेलर को एक रीजनेबल प्राइस. रीजनेबल प्राइस क्या होता है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. सो वेयर द प्राइस इज नॉट डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू एनी ऑफ द above stated manner as we studied in subsection 1, so buyer shall pay a reasonable amount to the seller. और ये नेसेसरी नहीं है डेट कि प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस जो होगा विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड टू बी अ रीजनेबल प्राइस. डेट मे समटाइम्स बी अनरीजनेबल. सो इट डिपेंड्स अपॉन it is circumstances of each particular case. सो सेक्शन 9 यही बात करता है ascertainment ऑफ प्राइस से रिलेटेड. सबसेक्शन 1 बोलता है it may be fixed by the contract itself. Second point, it may be fixed in accordance with the agreed manner. Or third point, that it may be determined by a course of dealing between the parties. जहाँ पे पार्टीज ने खुद फिक्स नहीं करा प्राइस को नॉर अग्रीड अपॉन सम मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग द प्राइस, देन दे मे लुक टू देयर कोर्स ऑफ डीलिंग. एग्जाम्पल क्या हो सकता है,
if buyer has been previously paying to a particular seller the price prevailing on the day of the supply of goods. The course of dealing suggests that in subsequent transaction also prevailing market price will be paid. So it is the third situation according to section 9. और सबसेक्शन 2 वहीं पे बोलता है कि अगर प्राइस डिटरमाइंड नहीं है तो कैसे करोगे, तो बायर शैल पे टू द सेलर अ रीजनेबल प्राइस, और जो रीजनेबल प्राइस होगा इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच पर्टिकुलर केस एंड इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. व्हाट इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट? इट डिपेंड्स अपॉन सर्कमस्टांस, राइट. सो सेक्शन 9 यही बात करता है अबाउट दिस. वहीं पे सेक्शन 10 it deals with the agreement to sell at valuation. Agreement to sell at valuation, it says that subsection 1 where there is an agreement to sell on the terms that the price to be fixed by the valuation, a third party and such third party cannot or does not make such valuation, the agreement is thereby avoided, provided that if the goods or any part thereof have been delivered to and appropriated by the buyer, he shall pay a reasonable price therefore. So subsection 1 जो है section 10 का simply बोलता है that if third party who is supposed to make valuation, अगर वो वैल्यूएशन नहीं कर पा रही और डज नॉट मेक सच वैल्यूएशन और वैल्यूएशन नहीं करती, सो जो अग्रीमेंट है वो इट इज देयर बाय अवॉइडेड, दैट एग्रीमेंट विल बी सेड टू बी एज अवॉइड. हाउएवर इन सच केस अगर बायर ने ऑलरेडी गुड्स को रिसीव कर दिए हैं और उसका कुछ पार्ट गुड्स का रिसीव कर दिया है, तब क्या होगा? देन बायर इज बाउंड टू पे रीजनेबल प्राइस for the same to the seller. This is what subsection 1 of section 10 talks about, provided proviso जो मैंने आपको अभी बताया कि अगर थर्ड पार्टी वैल्यूएशन नहीं कर पाई तो एग्रीमेंट इज सेड टू बी अवॉइडेड. वहीं पे प्रोविजो बोलता है इफ गुड्स और एनी पार्ट जो है गुड्स का बायर ने उसको क्या कर दिया है, अगर किसी भी पार्ट को जो से डिलीवर हो गया है बायर ने उसको अगर यूज भी कर दिया है तो बायर जो है बाउंड है कि वो पे करेगा रीजनेबल प्राइस सेलर को. Subsection 2, you people study yourself of section 10 and if you people have any doubt do let me know below in the comment box. So this was all about section 9 and section 10 of the Sale of Goods Act 1930. बहुत easy है. प्राइस का डिफाइंड है, प्राइस कंसिडरेशन होता है किसके अंदर? सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर. प्राइस क्या होता है? मनी कंसिडरेशन होता है फॉर द सेल ऑफ गुड्स. रिमेंबर दिस. कहाँ डिफाइंड है? टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो ऑल्सो एंड इससे पहले की वीडियोज यू पीपल कैन चेक आउट इन माई प्ले लिस्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. कोई भी डाउट है लेट मी नो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जब भी तुम लोग वीडियो देखते हो अपनी बेरेक्ट खुद खोलो और खुद मीनिंग निकालने की कोशिश करो कि सेक्शन क्या बोल रहा है. इट इज़ माई इंटरप्रिटेशन विच आई एम टेलिंग यू बट यू शुड योर सेल्फ हैव योर ओन इंटरप्रिटेशन. अल्टीमेट मीनिंग दोनों सबके सेम ही आते हैं बट कोई नहीं, इट्स अप टू यू. एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़. थैंक यू so much for watching this video. Thank you.